की नाअहली की सबब हमारा ज़िला ज़्यादा से ज़्यादा मुतासर जो हुआ वो हुक्मरानों की नाअहली थी, ब्यूरोक्रेसी की नाअहली थी। जब सैलाबी सूरत हाल यहाँ पर बड़े-बड़े सैलाबी रेले बलूचिस्तान की हदूद से हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए, क्योंकि हम डीसी था जावेद नबी खोसो, जो इन बारिशों में यहाँ पर था ना तैनात। तो उसने तो बड़ी नाअहली का मुज़ाहरा किया। जो हम सियासी, समाजी और मज़हबी अरकान थे, यहाँ के नोटेबल थे, जब हम उनको कॉल करते थे तो वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था। फिर क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने ही मुल्क का बेड़ा गर्क किया है और इसने भी वही चाल जो है चली है। वैसे तो जो भी बंदा जाता है उसको चाय ठंडा पिला के उठा देता है, लेकिन किसी का भी मसला हल नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊं कि कंबर में एक अहम जो आजकल इशू चल रहा है, 88 करोड़ जो है ना सिंध हुकूमत की जानिब से एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए आए थे। वो पता नहीं किधर खुर्द-बुर्द इन्होंने कर दिए। लास्ट टाइम मैं अभी 2-4 दिन पहले डीसी साहब के पास गया था और मैंने उसको नोटिफिकेशंस वगैरह दिखाए, तो गर्ल्स स्कूल में फर्नीचर नहीं है, बॉयज़ में नहीं है। ये कोई वाना वज़ीरिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान है। ये ऑन करेंगे तब मुल्क तरक्की के पास जाएगा ना। ये तो वो उनको भाई पीछे रखते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ तो शायद जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ हक सच की बात कर रहा हूँ, कल मुझ पे एफआईआर हो जाए, कल अस्सलाम वालेकुम स्मार्ट न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलावल बड़ो। और आज मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट कंबर में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद इखलाक शाह बुखारी, जो वार्ड 11 के काउंसलर हैं। उन्होंने एक भारी अक्सरियत से जीता था और अभी जो कंबर की आवाम के लिए उनकी जो खिदमत है वो बहुत ही एक बोला जाए कि एक जो दिन रात मेहनत की है उन्होंने। और कंबर की आवाम ने उनको खुश भी किया है, एक जनरल कौंसिल की सीट भी दिलाई। और उनकी जो दिन रात की मेहनत है वो ज़ाया नहीं गई। और आइए उनसे जानेंगे, कंबर के मसाइल के हवाले से बात होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि कंबर के जो मसाइल हैं, अभी जो बीच में सैलाबी सूरत हाल थी उसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ है जो आपने हल करवाए। तो उसमें आवाम के जो इश्यूज़ है हल क्यों नहीं हो रहे थे? जो सरकारी मामलात के हवाले से देखा जाए, या आपने जो जाखोड़ की उसके हवाले से क्या कहना है आपका? हकीकत यह है कि मैं समझता हूँ कि हुक्मरानों की नाअहली की सबब हमारा ज़िला ज़्यादा से ज़्यादा मुतासर जो हुआ वो हुक्मरानों की नाअहली थी, ब्यूरोक्रेसी की नाअहली थी। जब सैलाबी सूरत हाल यहाँ पर बड़े-बड़े सैलाबी रेले बलूचिस्तान की हदूद से हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो बलूचिस्तान की हदूद से जो है ना लगता है। तो और ऊपर से भी आ रहा था, बारिश भी थी और वहाँ से भी आया, तो मतलब ज़्यादा पानी हो गया। उसकी वजह से इधर सैकड़ों लोग, हज़ारों, लाखों लोग जो है ना मुतासिर हुए। उनके घर टूट गए, उनकी ज़मीनें बंजर हो गई, उनकी भैंसें मर गई, उनकी बकरियां मर गई, जो भी माल मता था वो सारा उनका इतना नुकसान हो गया। लेकिन हुकूमत ने उनका कोई भी साथ नहीं दिया। लास्ट टाइम एक डीसी था जावेद नबी खोसो, जो इन बारिशों में यहाँ पर था ना तैनात। तो उसने तो बड़ी नाअहली का मुज़ाहरा किया। जो हम सियासी, समाजी और मज़हबी अरकान थे, यहाँ के नोटेबल थे, जब हम उनको कॉल करते थे तो वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था। फिर हमने जमहूरी रास्ता जो है ना अख्तियार किया। हमने एहतजाज किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने उस पे नोटिस लिया और उसको यहाँ से हटा दिया। उसके बाद आया आबिद शेख साहब, उसने कारकर्दगी थोड़ी अच्छी दिखाई। फिर भी वो भी मतलब अपना वो जो ब्यूरोक्रेट्स वाला माइंड होता है उसने भी खुद वही एक चाल चली। पहले दिनों में अच्छा था, लोगों को बीच में आता था ये वो, फिर वो भी चला गया। अब हमारा सलीमुल्लाह ओडो साहब हैं, तो सलीमुल्लाह ओडो साहब की अगर बात की जाए तो नेचुरल जो उसकी नेचर है वो ओबलाइजिंग नेचर है, लेकिन काम नहीं कर रहा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने ही मुल्क का बेड़ा गर्क किया है और इसने भी वही चाल जो है चली है। वैसे तो जो भी बंदा जाता है उसको चाय ठंडा पिला के उठा देता है, लेकिन किसी का भी मसला हल नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊं कि कंबर में एक अहम जो आजकल इशू चल रहा है, 88 करोड़ जो है ना सिंध हुकूमत की जानिब से एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए आए थे। वो पता नहीं किधर खुर्द-बुर्द इन्होंने कर दिए। लास्ट टाइम मैं अभी 2-4 दिन पहले डीसी साहब के पास गया था और मैंने उसको नोटिफिकेशंस वगैरह दिखाए, तो गर्ल्स स्कूल में फर्नीचर नहीं है, बॉयज़ में नहीं है। ये कोई वाना वज़ीरिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान है।
बात यही है ना कि जो यहाँ के कारिंदे हैं वो नहीं चाहते हैं कि तालीमी माहौल हो। तालीमी माहौल आएगा तो सियासी लोग बढ़ेंगे, समाजी लोग बढ़ेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बढ़ेंगे, ऑटोक्रेट्स बढ़ेंगे। तो जैसे ही एक शऊरी आफ्ता समाज होता जाएगा तो इनका जो निज़ाम है, करप्ट निज़ाम, वो तो ख़त्म हो जाएगा, सीधी बात है। इसीलिए तो ये कर रहे हैं कि स्कूल बिल्डिंग अगर तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, फर्नीचर ना हो तो उस पे कोई फोकस ही नहीं देते हैं तो अपनी करप्शन पे फोकस देते हैं। आज तक यही हुआ है। अब पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है, आप लोगों ने क्या देखा है? आप सहाफ़त कर रहे हैं, यही तो देखा है। करप्शन के अलावा इनके पास क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। और इन्होंने कभी गरीब मजलूम आवाम का कोई आवाज़ बुलंद किया है? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसका ये बड़े से बड़ा रीज़न ये है कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि इस पाक सरजमीन जो यहाँ पर है उसको ये कभी भी पसंद ही नहीं करते हैं। ये 14 अगस्त आती है, ये आती है तो बड़े बड़े सिर्फ पेना फ्लेक्स और तस्वीरें लगा देते हैं। बाकी इन्होंने अमली तरह से क्या किया है आप बताएं। पीछे जाएं माजी में, वहाँ से आज तक नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई जो भी बैठती है अपने ही पेट भरते हैं और तो कुछ नहीं करते। मैं समझता हूँ जैसे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिस कौम को तबाह करना चाहो तो उसकी तालीम ख़त्म करो। तो इन्होंने हमें तो तबाह कर दिया है। हमारी तालीम पूरी पूरी तबाह है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखा होगा मीडिया से आप, तो सिंध के अंदर करप्ट जो डिपार्टमेंट है वो एजुकेशन, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट है ना। तो एजुकेशन में इतनी बड़ी ज़्यादा करप्शन है। और नैब, एफआईए, ये सिर्फ ढोंग रचा के बैठे हुए हैं। इन्होंने क्या किया है आज तक? इनको करना चाहिए था, इनके खिलाफ बड़े बड़े वो करने थे। इनको तो फांसी पे लटकाना चाहिए था। वैसे अगर सज़ाएं कम हैं तब भी 10-15 साल तो ये अंदर चले जाते। और पाकिस्तान का एक और भी रूल होना चाहिए कि जिस पे करप्शन साबित होती है तो उसको ऐवान में नहीं लेके जाया करे। और यहाँ पे आप ज़्यादातर देखेंगे कि एजुकेशन का मिनिस्टर सरदार अली शाह है, वो खुद को अदीब तो कहलाता है लेकिन वो खुद बेअदब है। लतीफ़ सरकार की कभी बेअदबी करता है, कभी सिंध के अवाम की करता है, कभी जो हमारे मुस्तकबिल के जो मेमार बनाते हैं उस्ताद हजरात, टीचर्स, उनकी कंबर में ये वो बेहुरमती करके चला गया था। एक हेड मास्टर था, उसको उसने बड़ा वो गालम गलोच किया था। तो ये तो मिनिस्ट्री नहीं होती है। वो भी किसी टीचर के पास पढ़ा होगा, उसका अबू भी किसी के पास पढ़ा होगा। ये तो तरबियत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे सियासी निज़ाम ही ऐसा है तो क्या करे? हर कोई बस वो मजबूर है ना ये करने के लिए। उनकी मजबूरी है जुल्म करना, जबर करना, बर्बरियत करना, और तो कुछ भी नहीं है। बस ये मीडिया पे आते आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े शोशे उठाते हैं, एक दूसरे पे तंज़ी करते हैं। और पूरी ज़िंदगी आप बताएं 47 से लेके आज तक हमारे बड़े आबा व अजदाद ने भी सुना था कि पाकिस्तान का वो सिंधी में बोलते हैं देवाला निकल रहा है। आपने देखा है कभी? वो तो निकलने वाला है अभी। नहीं 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 होगा कुछ भी। ये फिर से बचा लेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर जो हमारे कारिंदे हैं नहीं, सियासी देखें ना कहाँ खिलाड़ी से हैं। बचेगा। आप देखें आटे का रेट देखें, चीनी का रेट देखें, घी का रेट देखें। मुल्क तबाह के जो हमारा डॉलर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और महंगाई जो है, गरीब आवाम जो एक 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला वो 160 रुपये का किलो आटा कैसे लेगा? 600 रुपये का किलो घी है वो कैसे लेगा? अपने बच्चों को क्या पत्थर खिलाएगा? बात तो मैं भी यही करना चाहता था ना कि ये कभी भी नहीं चाह रहे हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। और ये नहीं निकलने देंगे ना। ये किसी ना किसी से भीख मांग कर भी इस मुल्क को फिर से बना के चलाएंगे। मैं ये बोलने वाला था आपको कि ये जो हमारे बड़े बड़े पॉलिटिकल टाइकून है, बिजनेस टाइकून नहीं है, ये सियासी टाइकून है ना। ये अगर हकीकत में इनके पास जितना माल है, अगर ये पाकिस्तान में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएं, कारोबार इनका ही हो, बिजनेस करें ना, तो लोगों को कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये बड़े काले हैं अंदर के, और ये ब्लैक कॉलर हैं। तो ये दुनिया के दूसरे मुल्कों को तो रिलीफ देते हैं, वहाँ जाके बिजनेस कर रहे हैं। अगर यहाँ पर करें, मैं ये रिसेंटली अभी मुझे 10 दिन हुए, मैं ईरान से आया हूँ। ईरान एक मतलब देखो पूरी दुनिया के उस पर सेंक्शंस लगे हुए हैं, फिर भी वो हमसे खुश हैं। हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्योंकि उनके जो लीडरान हैं वो सच्चे हैं मुल्क से। और दूसरी बात, वो जो इन्वेस्ट करते हैं वो वहाँ पर ही करते हैं। इकानमी उनकी कैसे चलती है, मैंने वहाँ पे देखा जो चीज़ लो वो मेड बाय ईरान थी। तो और हमारे पास ये इंपोर्ट बाय फलाना बिलाना फलाना, तो भाई इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? ये हम चीज़ें नहीं बना सकते हैं क्या?
हमारे पास इंजीनियर्स नहीं है क्या? हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है क्या? हमारे पास साइंसदान नहीं है क्या? बड़े बड़े अच्छे अच्छे साइंसदान हैं। आज भी परवेज ओतबाई जैसा फिजिशियन हमारे पास बैठा है, दुनिया की लेवल का बंदा है, उसको ये स्क्रीन पे भी नहीं लेके आते। अगर कोई स्क्रीन पे ऐसे बंदों को बैक पे रखा जाता है, स्क्रीन पे लेकर आएंगे तो फिर कैसे काम होगा इनका? वही बात है ना, इनको बैग पे रखते हैं ना। हालांकि दुनिया में अपने बंदों को खुद ऑन किया जाता है, हमारे पास ऑन ही नहीं करते हैं। ये ऑन करेंगे तब मुल्क तरक्की के पास जाएगा ना। ये तो उनको भाई पीछे रखते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ तो शायद जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ हक सच की बात कर रहा हूँ, कल मुझ पे एफआईआर हो जाए, कल मैं जो कत्ल हो जाऊँ। हो सकता है मुझ पे भी हो सकती है। पॉसिबल है कुछ भी कि भाई इसने ये किया, मैं हक सच तो बोलूंगा ना यार। देखो इस वतन में रह रहे, जितना हक पॉलिटिशियंस का है उतना हक मेरा भी है। पाकिस्तान हमारा वतन है, हमारा मुल्क है, हमें अजीज़ है। लेकिन पाकिस्तान के साथ इन्होंने जितनी ज्यादतियाँ की है वो तो हिसाब ये क़यामत में देंगे। तो क़यामत में क्या होगा, आज दें, देखते हैं ना। कानून नाफिज करने वाले इदारे आए और इनके गलों में पकड़ें, रस्सियाँ डालें, इनको फांसी पर चढ़ाएं, तब भी मुल्क सुधर सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। बात सीधी है। अच्छा, आप पहले सोशल वर्क का बहुत सारा काम कर चुके हैं इस कंबर की आवाम के लिए। अभी आपने सियासत में एंट्री की, आपने माशाल्लाह एक भारी अक्सर से सीट भी जीती। तो अभी आपका कौन क्या इरादा है, कौन सी पार्टी में जाएंगे? यार देखें, पार्टी मुझे तो कोई भी आज तक पसंद ही नहीं है जिसमें मेरा ख्याल हो। लेकिन जहाँ पे लोग रहते हैं ना, उनके साथ चलना कभी कभी मजबूरी बन जाती है। सिस्टम के साथ जो हम बोलते हैं ना पाकिस्तान में कि ये सिस्टम, तो सिस्टम के साथ चल के और उन ऐवानों में बैठ के हम मजलूम आवाम की जो है ना आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारी सोच ये है, हमारा फ़िक्र यही है, और कुछ भी नहीं है कि कुछ इस आवाम के लिए, इस खिते के लिए, इस शहर के लिए करना है। आप इधर से निकल के देखेंगे, बाहर जाएं, ये रोड रास्ते हैं, ऐसा होता है निज़ाम। आप स्कूल्स में ये तो जाएंगे, सारे पूरे रोड सारे स्कूल, बंजर हुए। मैं वही बात कर रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ प्रॉपर नहीं बनी हुई है ना। कभी बोलेंगे कि वफाक नहीं दे रहा है, कभी ये। भाई सिंध की अपनी जो है वो 18वीं तरमीम के बाद सिंध की अपनी एक वो खुद मुख्तारी है कि वो कुछ भी करें, लेकिन ये खा जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। आप स्कूल्स में जाएंगे, कौन से मुल्क में यार ऐसा होता है? ये तो बड़ा जुल्म है ना। दूसरी बातों को छोड़ दो, कत्ल, बर्बरियत, जबर, इन सबको छोड़ दो, लेकिन आप जाके हालात देखेंगे तो बच्चे नीचे बैठे हैं। ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारे मुल्क के जो मुस्तकबिल में आके ब्यूरोक्रेट्स, और ये बन ही नहीं सकते हैं। कुछ भी नहीं होगा। फिर जो बंदे जिनके पास भाई वो पैसे वैसे हैं, तो कारोबारी हैं या कुछ ऑफिसर्स वगैरह हैं, उनके बच्चे तो वैसे ही प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं ना। वो सरकारी भी अपने बच्चों को नीचे बिठा के पढ़ाए ना। सवाल ही पैदा नहीं होता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। ये ये एग्जाम भी जो से जो ब्यूरोक्रेट्स बन रहे कैंडिडेट, हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनको भी तो हमारे टैक्स से सैलरी जाती है ना। बड़ी बात तो सवाल तो यही है ना कि टैक्सेस तो आम आवाम की है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। मैं तो ज़्यादातर आपको जो हमारे टीचर्स हजरात हैं यहाँ पे, उनके बच्चे ही प्राइवेट में पढ़ते हैं। तो भाई दूसरी बात कौन सी है? बड़े ताज्जुब की बात ये है कि वो भी सच्चे नहीं। ये पेटे अलफ और गस्टा वगैरह ये भी सारा कुछ झूठ है। जब टीचर्स पे खुद पे आता है तो फिर ये आवाज़ बुलंद करते हैं कि हमारे हक ये वो। कभी इन्होंने फर्नीचर के लिए आवाज़ उठाया, कभी स्कूल की बिल्डिंग के लिए आवाज़ उठाया, कभी इन्होंने वाशरूम्स के लिए आवाज़ उठाया? कभी नहीं। आप DHQ हॉस्पिटल बनिए भाई, करोड़ों रुपया। अच्छा, अभी जो रिसेंटली एक लाड़काना में एक बोर्ड का लाड़काना बोर्ड का एक मसला चल रहा है, जिन्होंने उन्होंने कहा है कि A1+ जो ग्रेड है बिना पैसों के कोई ले, मतलब जो भी पैसे देता है वो लेता है, वैसे कोई नहीं उठा सकता ये। इस पे आपका क्या कहना है? यार बात ये है ना, देखो ये हमारी खुद की नाअहली है। सिस्टम ऐसा बना हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर उस बात पे हम आएंगे तो लाड़काना सिंध में ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटीरियर सिंध है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेशो CSS का क्वालिफाइड जो करते हैं वो लाड़काना के होते हैं। तो लाड़काना की एजुकेशन इतनी तो है, जो पंजाब से अगर हम कंपेयर करें तब भी हमारे लाड़काना के स्टूडेंट्स की मार्क्स ज़्यादा होती हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो या रिटर्न हो। ये तो एक उसने अपना एक समझो कि सियासी चेयरमैन साहब ने बयान दिया। बड़ी बात ये है कि ये अपना एक हैदराबाद में स्कूल है, वहाँ पे कोई हेड था या कोई कॉलेज है, वहाँ पर भी इसके ऊपर जो है ना सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस थे। वो मैंने कल एक सोशल मीडिया पे द न्यूज़ है उसमें लिखा हुआ था, इंग्लिश न्यूज़ में मैंने खुद पढ़ा है। तो कोई भी मतलब दूध का धुला हुआ नहीं है।
एक तरफ वो एम्प्लॉइज़ हैं, तो यार देखो, एक मैंने पहले भी बोला कि अगर बात की जाए करप्शन की, तो करप्शन कहाँ पर नहीं है? सारे एक जैसे हैं, लेकिन ये खुद जब माल पे नहीं बनते हैं तो फिर एक दूसरे के खिलाफ ये करते हैं। लेकिन दोनों फरीकों के वो क्या कहते हैं कि मैं फेवर नहीं करना चाहता, क्योंकि सब ऐसे ही है ना। तो गलत की क्यों फेवर करूं कि भाई एम्प्लॉइज जो आपका एसोसिएशन है बोर्ड की, वो अच्छे हैं और वो गलत है? गलत तो दोनों ही हैं, सीधी बात है। इनको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आम आप और मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, किसी की यूनिवर्सिटी के वो क्या बोलते हैं, माइग्रेशन का मसला होगा, किसका मार्कशीट का मसला होगा, किसका पास सर्टिफिकेट का मसला होगा, तो वो तो बेचारे रुल गए ना। इनको क्या, ये तो एहतजाज करके और खुद बैठे हुए हैं, काम तो लोगों का जा रहा है ना। यहाँ पर सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, जब तक पाकिस्तान में ये बड़े बड़े जो खुद को सियासी खिलाड़ी और ये कहते हैं ना, इनको जब तक फांसियाँ नहीं आएंगी और इन पे तो एलिगेशंस और ये सारे कुछ विथ प्रूफ्स हैं, लेकिन जिनकी हुकूमत आती है वो वहाँ से पेपर निकलवा के जला देते हैं, बात ख़त्म, केस ख़त्म। तो ये जब तक निज़ाम है और ये बड़ी बड़ी जो शख्सियात खुद को समझते हैं, ये जाएं, कोई नया बंदा आए या तो पाकिस्तान में इनकलाब आए, तो फिर तो ओके हो जाएगा। लेकिन जैसे चल रहा है, मेरा ख्याल नहीं है कि मुल्क कभी तरक्की के करीब जाएगा, करीब भी नहीं जाएगा। आप वो बांग्लादेश के हालात देखें, इंडिया के देखें, अफ़गानिस्तान, ईरान के देखें, ये हमारे वो पड़ोसी ममालिक हैं ना, किनके साथ हमारे इख्तलाफ होंगे। वो तो जैसे उसने बोला था कि मोदी साहब कासाई है, तो वाकई कासाई है, मुसलमानों का कातिल है, जालिम है, जाबिर है। लेकिन अगर इकनॉमी की बात की जाए तो वहाँ पे हमसे ज़्यादा इकनॉमी है, वहाँ पे उनकी जो पेपर मनी है उसको ज़्यादा वैल्यू है। हमारे पास तो पेपर मनी का आजकल वैल्यू ही नहीं रहा है। तो हम ओवरऑल अगर देखें ना, ये सिर्फ जैसे आप मसले नहीं है, मसलस्तान लगा हुआ है, तो किस मसले पे बात करके किस मसले पे बात करें। हकीकत में ये कि ज़्यादा बातों से कुछ नहीं होगा, लेकिन अमल सिंध सरकार और पाकिस्तान की जो फेडरेशन है वो सिर्फ इस पे करे ना कि जो एजुकेशन है वो हमारा बेसिक राइट है, सफाई सुथराई का माहौल बेहतर होना चाहिए, और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी पूरा तबाह और बर्बाद लगा पड़ा है। तो ये सेट हो जाए ना, तो फिर बाकी हम खुद जो है ना मुल्क को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि कौम डेवलप करेगी। सियासतदान एक जाहिल किस्म का बंदा आके एमपी एमएनए मिनिस्टर बनता है, ना कोई पीएचडी स्कॉलर है, ना कोई क्या है ना। ये वाद पाकिस्तान में सियासतदान ही तो हैं जो रिटायर नहीं होते हैं। कितनी उम्र है इनकी? तो ये हुकूमत वैसे या पॉलिसीज़ जो मेकर्स हैं वो पागल नहीं है कि 60 साल के बाद जो है उनको वो रिटायर करते हैं। तो सियासतदानों के लिए भी एक कानून होना चाहिए जो 60 साल के बाद भैया आप घर बैठो, बेशक उसका बेटा आ जाए, नौजवान तो होगा, लिखा पढ़ा तो होगा। सियासतदानों के बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं और दूसरी दूसरी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं ना, तो पढ़े लिखे तो होंगे नहीं। जाहिलों को जब आप अपना सरबराह करेंगे तो अशर ऐसा ही होगा। अच्छा, और कोई आपका कंबर की आवाम के लिए कोई पैगाम? कंबर की आवाम के लिए यही पैगाम है कि भाई हुक्मरानों के पीछे ना लगें और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे फोकस दें, क्योंकि यही हमारा मुस्तकबिल है। कल को हमारी कौम ऐसा ना कहे कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए क्या किया। हम अगर अच्छे वालिदैन बनना चाहते हैं तो अपने बच्चों को अच्छी तालीम तरबियत देंगे और अपने मुल्क का नाम जो है रोशन करेंगे। बाकी तो ये जो मसले हैं, मसलस्तान लगा पड़ा है, इन पे कितनी बातें करेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं हर जगह पे यही बात करता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो, ताकि आगे जाके ये जहाँ पे हम रह रहे हैं, सिंध की हज़ारा साल जो तहजीब कल्चर है, तो उसको भी जाके दुनिया की लेवल पे वो रिप्रेजेंट करें और पाकिस्तान के अंदर भी रिप्रेजेंट करें। और कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए ये कौम इस वजह से ही कर